मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों बाद आज ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। और मित्रों, आप लोगों को भी इंतजार था ही सही कि भाई क्वेश्चन सर आप लोग जो डालते हो वो नहीं आ रहे हैं। तो आज से मैंने क्वेश्चंस भी स्टार्ट किए हैं। तो आज जो है छायावाद के जितने क्वेश्चन मैंने पहले डाल दिए थे, 308 क्वेश्चन छायावाद के मैं पहले डाल चुका था साथियों। 309 नंबर के क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस भी अब हम लोग साथ साथ करेंगे साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 309 है। क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। पंक्ति किस रचनाकार की है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और यह आती भी है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। पंक्ति किस रचनाकार की है? तो साथियों, सभी को पता है कि जो पंक्ति है वो भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। ये पंक्ति किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। साथियों, यहाँ पर जो इसकी व्याख्या की गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं से भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा। इनमें से कोई भी अच्छी बात अगर आपको मिलती है। साथियों, मेरे यहाँ से मैं जो है हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के नोट्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैं भेजता हूँ स्टूडेंट को। अगर आपको भी मंगवाने हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9929261623। इस पर आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल बता दूंगा, प्राइस वगैरह सब कुछ। तो जिसको भी लेने हैं नोट्स, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के नोट्स, या फिर फर्स्ट ग्रेड के साइकोलॉजी या मैनेजमेंट के नोट्स, रीट प्री या मेन के साइकोलॉजी के नोट्स आप मंगवा सकते हैं साथियों। चलिए मित्रों, देखते हैं आगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। ये पंक्तियां किसकी है? भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां रही है साथियों। प्रसिद्ध कविता, ये जो कविता है दीवानों की हस्ती से ली गई है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। साथियों, वीडियो अगर आपको मिलता है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इस चीज के लिए, आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। चलिए आगे रचनाएं हैं। अब भगवती चरण वर्मा के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो है, उपन्यास में चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत राम गोसाई और चाणक्य, ये भगवती चरण वर्मा के क्या रहे हैं साथियों? उपन्यास रहे हैं। भगवती चरण वर्मा की कहानी संग्रह है दो बांके, मोर्छाबंदी, इंस्टॉलमेंट और मुगलों से सल्तनत बख्श दी। साथियों, आपके जो नोट्स हैं उनमें अगर इनमें से कोई भी चीज मिस हो रही है तो आप वहां पर ऐड कर लीजिएगा। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, व्याख्या पढ़ के और आगे अगला क्वेश्चन कीजिएगा। भगवती चरण वर्मा के जो नाटक हैं वो हैं वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया और सबसे बड़ा आदमी। तो ये इनके नाटक है साथियों। तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास, कहानी संग्रह और नाटक यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। लेकिन ये जो लाइन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो पंक्ति है वो भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है मित्रों। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है? तो ये बहुत तगड़ी लाइन है, प्लीज आपको इसको ध्यान ही रखना है। क्योंकि क्या है कि ऐसी पंक्तियां पूछ ली जाती है, मैं आपको बता दूं ऐसी पंक्तियों को पूछ लिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां होती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। 310 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 310 नंबर का प्रश्न देखिएगा। निराला जी, हम लोग छायावाद में पढ़ रहे हैं। छायावाद में 308 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए, आप वीडियो देख लीजिएगा। छायावाद के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रैक्टिस सेट, छायावाद प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। तो देखिएगा, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति, यहाँ पर जो खंडर के प्रति जो कविता है वो किसकी है? निराला जी की है। निम्न में से किस प्रकार की कविता मानी गई है? बताइए, इनमें से जो कविता है कौन सी है? संबोधन गीत। जो खंडर के जो प्रति जो कविता है वो कैसी कविता है? संबोधन के गीत है। निराला की कविता खंडर के प्रति संबोधन एक गीत है। निराला की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अनामिका, परिमल,
गीतिका, गीत गुंज, सांदे कांकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। ये सारी की सारी रचनाएं निराला की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं मित्रों, इनको याद रखिएगा आप जो है। अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, सांदे कांकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ये निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है मित्रों, ये बात आपको याद रखनी है। जो निराला है उनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। और कुछ आलोचक जो है मुक्तक छंद को क्या कहते हैं, रबर या केंचुआ छंद के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों को। निराला को मुक्तक छंद का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। और जो है, जो मुक्तक छंद है उसको रबर या केंचुआ छंद के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 311। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 311 है। तो इसको भी आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर और आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये जरूरी है, ये जरूरी है भाई। ठीक है, देखिएगा आगे साथियों, फिर है चित्राधार किस कवि की कृति है। जो चित्राधार है वो किस कवि की कृति है। तो चित्र आधार जो कवि है वो सबको पता है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो चित्राधार में जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित है साथियों। जो चित्राधार है, जो चित्र आधार है, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए डीएसएसबी के अंदर भी पूछा गया है। रचित कविताएं संकलित हैं। ब्रज की कविताएं प्रसाद जो है, ब्रज भाषा में जो भी कविताएं लिखा करते थे जयशंकर प्रसाद, वो कलाधर उपनाम से लिखा करते थे मित्रों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका खड़ी बोली में जो पहला काव्य संग्रह आया था वो था कानन कुसुम। तो जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली में जो पहला काव्य संग्रह लिखा वो कौन सा था, कानन कुसुम था मित्रों। तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इसी क्रम में। अब इनकी जो है अंतिम जो रचना रही है साथियों वो कौन सी थी, कामायनी इनकी अंतिम रचना रही है। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम रचना कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी रही है। और इनका जो खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह था वो कौन सा था, कानन कुसुम था। ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे तो कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। और जयशंकर प्रसाद की जो चित्र आधार कविता है वो भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है। प्रेम पथिक, ठीक है, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ दी गई है। अब सुमित्रा नंदन पंत की भी कुछ रचनाएं दी गई है, जैसे वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत है, ये सब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। तो वीणा, ग्रंथि, गुंजन और युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदम्बरा, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की। तो याद रखिएगा, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, चिदम्बरा किसकी रचनाएं हैं, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। जयशंकर के प्रसाद की बहुत प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सारे के सारे जो रचनाएं वो किसकी हैं, इसमें जयशंकर प्रसाद की रचनाएं साथी। चलिए अगला प्रश्न आता है इंपोर्टेंट प्रश्नों में। अगला प्रश्न है मित्रों 312 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है। तो छायावाद के संबंध में कथन जो है साथियों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत तगड़ा कथन है, आपको ध्यान रखना है कि छायावाद जो है बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है मित्रों। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल प्रकरण को छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर विशेष लक्ष्य
टक्कर चलता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी छायावाद के बारे में कुछ बातें कही है, जिसको भी आपको ध्यान देना है। छायावाद के संबंध में कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यहाँ पर नंदुलारे वाजपेयी छायावाद के लिए कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद के लिए ऐसा कौन कहता है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं साथियों। छायावाद कामायनी को छायावाद का उपनिषद माना था। जो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है साथियों, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले कौन थे? आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी। साथियों आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो आप ये ऐड कर लीजिएगा कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले कौन थे? आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आता है मित्रों, 313 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 313 नंबर का प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। ये पंक्तियां किसकी? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां साथियों आ जाती है, ये पंक्तियां पूछ ली जाती है कि ये पंक्तियां किसकी है। वैसे तो मुझे शैशव का सुंदर प्रभास देखा, वैसे जो लग रही है ना, जो बातें मुझे यहाँ पर जो समझ में आ रही है कि शैशव यानी कि बच्चों की बात की जा रही है, और बच्चे के लिए बात करने के लिए तो मतलब माँ का ज्यादा प्यार होता है। तो सुभद्रा देवी कुमारी यानी कि फीमेल के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को निकालूं तो सुभद्रा देवी कुमारी का, इस सुभद्रा कुमारी चौहान का इसमें नाम स्मरण होता है। तो जो ये पंक्तियां हैं साथियों, ये पंक्तियां उल्लास कविता से ली गई है। कहाँ से ली गई है? उल्लास कविता से ये पंक्तियां ली गई है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी भी रही है। तो झांसी की रानी जो कविता है वो भी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है साथियों। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री मानी जाती है। कवयित्री शब्द को एक बार देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। तो राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री भी सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा, रेगुलर पढ़िएगा। अब रेगुलर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत दिनों बाद शुरू किए हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है प्रेम और मस्ती के कवि कहलाते हैं। हरिवंश राय बच्चन को हम लोग प्रेम और मस्ती का कवि कहते हैं, कहे जाते हैं। और इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मधुशाला, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक है मधुबाला जो 1936 में प्रकाशित हुआ, और एक है मधु कलश जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो मधुबाला, मधु कलश और मधुशाला। मधुशाला बहुत इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह है इनका। आगे है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध कविता संग्रह है मधुकर्ण, भगवती चरण वर्मा का है, 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेम संगीत, ये भी भगवती चरण वर्मा का 1937 में प्रकाशित हुआ। मानव 1940 में प्रकाशित हुआ। एक दिन आदि, ये भी भगवती चरण वर्मा के हैं। विद्यापति की रचना यहाँ पर पदावली है साथियों। आप सबको पता है कि विद्यापति पदावली बहुत जबरदस्त रचना रही है। ठीक है, तो विद्यापति ने लिखी थी पदावली। अब 314 नंबर का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, पंत जी की रचनाओं यानी कि वीणा और पल्लव, जयशंकर प्रसाद के साथ वैसे भी सुमित्रा नंदन पंत बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। प्रसाद पंत निराला छायावाद के त्रिस्तंभ माने जाते हैं साथियों। तो प्रसाद पंत निराला में जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी रचनाएं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका रहा है? जो ये कथन है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चले इसकी डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन कहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, और इनकी प्रारंभिक जो कविताएं हैं साथियों, वीणा, जिसमें हतंत्री के तार भी संग्रहित हैं, उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य है, पर साथ ही आगे चलकर परिवर्तित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना जो रही है वो पल्लव रही है साथियों। और डॉक्टर नगेंद्र जो है पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की है, जो 1996 में प्रकाशित हुई। पंत के बारे में क्या कहते हैं? पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 315 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की नहीं है साथियों। तो प्रभात फेरी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की नहीं है। ठीक है, तो प्रभात फेरी जो रचना है वो नरेंद्र शर्मा की रचना है, ये ध्यान रखना। जो प्रभात फेरी जो रचना है वो किसकी है? नरेंद्र शर्मा की रचना है, और ये रचना राष्ट्रीय काव्यधारा की नहीं आती है। अभी तो प्रेम और मस्ती काव्य का अंतर्गत आती है। तो याद रखना, जो प्रभात फेरी रचना है वो नरेंद्र शर्मा की है, ये रचना राष्ट्रीय काव्यधारा में नहीं आती है, ये आती है प्रेम और मस्ती के काव्य में। ठीक है, प्रभात फेरी का जो रचना है वो 1938 में लिखी गई थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे अम विस्पाई जन्म के। अब अम विस्पाई जन्म के जो रचना है वो किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अम विस्पाई जन्म की रचना किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। सूत की माला जो है 1948 में प्रकाशित की गई थी, हरिवंश राय बच्चन की ये रचना रही है साथियों। जो विसर्जन जो रचना है वो मैथिलीशरण गुप्त की रचना मानी जाती है। मैथिलीशरण गुप्त की रचना है विसर्जन। विसर्जन शिक्षक मैथिलीशरण गुप्त ने एक नाट्य कृति करी थी साथियों, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्य कृति का शीर्षक भी क्या रहा है? विसर्जन ही रहा है। चलिए अगला प्रश्न आता है मित्रों। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा 316 नंबर का, नैनो की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वो क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंड पाती हो। ये पंक्तियां जो है कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ये लज्जा सर्ग से ली गई है। कौन से सर्ग से? लज्जा। नैनो की, अब नैनो से ही समझ जाओ, नैनो वाली बात, झुक जाते हैं लज्जा में, शर्म में, तो नैनो से मतलब लज्जा वाली बात है। नैनो की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की या क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। साथियों, जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद का लिखित एक महाकाव्य है। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद का क्या है साथियों? एक महाकाव्य है, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस कृति पर इनको जो है मंगला प्रसाद पारितोषित सम्मान मिला था। क्या मिला था इनको? मंगला प्रसाद, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला था साथियों। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए, कामायनी के बारे में बहुत कुछ हम लोग जान लेते हैं। कामायनी में कितने सर्ग है मित्रों? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता पहला सर्ग है, और आनंद जो है इसका लास्ट सर्ग में आता है। ठीक है, याद रखना, कामायनी का पहला सर्ग चिंता है, और चिंता है जब बाद में सुख आता है तो फिर आनंद आता है, तो अंतिम सर्ग जो है कामायनी का वो कौन सा है? आनंद रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 सर्ग मैंने यहाँ बता दिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सारे 15 सर्ग कामायनी के हैं। कामायनी प्रतीकात्मक काव्य है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कामायनी कैसा काव्य है? कामायनी एक महाकाव्य है जो प्रतीकात्मक है। प्रमुख पात्र उसके प्रतीक इसमें दिए गए हैं। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ठीक है, ईड़ा जो है तर्क और बुद्धि का प्रतीक है, कैलाश पर्वत जो है समरसता का प्रतीक या आनंद कोश का प्रतीक है, और इसमें जो कुमार है वो मानव का प्रतीक माना गया है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं अब
317 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली जो प्रतीक शैली है, उसमें किस साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है? उसमें पारसी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्रतीक शैली का सबसे अधिक जो फ्रांसीसी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है या फारसी शैली का। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह प्रयोग की जाती है कि वह किस दूसरी वस्तु की व्यंजना या संकेत करें, उसे प्रतीक कहते हैं। सूफी काव्य भी पारसी शैली में लिखा गया है तथा सूफी बेसरा संप्रदाय के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 318 नंबर पर प्रश्न है, हिंदी में मुक्तक छंद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो निराला को माना जाता है। साथियों, सबको पता है निराला की जो प्रसिद्ध रचना है जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी, जो पूर्णतः एक मुक्तक छंद है रही है। तो याद रखना, निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और इनकी जो पूर्णतः मुक्तक छंद में लिखी गई जो रचना है वो जूही की कली रही है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। निराला की जो अगली रचना आती है वो तुलसीदास भी रही है, 1938 में प्रकाशित हुई। और तुलसीदास इनकी जो निराला की एक प्रबंधात्मक काव्य रचना मानी जाती है जिसमें छंदों की प्रधानता रही है। निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात इनको छंद मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और मुक्तक छंद को केंचुआ छंद या रबर छंद के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, अब 319 नंबर का प्रश्न आता है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत के किस कृति से उद्धृत की गई है? ये ग्राम्या कृति से उद्धृत की गई है, ग्राम्या से ली गई है। तो याद रखिएगा, ये जो पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं और ग्राम्या से ली गई है। साथियों, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? 4 चरणों में बांटा है साथियों। तो 4 चरण हैं इनके। छायावादी, तो छायावादी सुमित्रा नंदन पंत के जो छायावादी रचनाएं वो है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये जो रहे हैं छायावादी रहे हैं। फिर प्रगतिवादी काव्य सुमित्रा नंदन पंत के युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये प्रगतिवादी काव्य रहे सुमित्रा नंदन पंत के। अंतस चेतनावादी रहे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपत रहे। और नव मानवतावादी रहे उत्तरा, चिदम्बरा, कला, बूढ़ा और चांद, अंतिमा, लोकायतन, सतकाम, ये इनके नव मानवतावादी रहे। तो सुमित्रा नंदन पंत के जो काव्य हैं उनको 4 भागों में बांटा है, छायावादी, प्रगतिवाद, अंतस चेतनावादी और नव मानवतावादी। तो इनको याद रखना साथियों, ये कौन कौन से किस में आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 320 नंबर का आता है और 320 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यासों पर आधारित रही है? हो रही है सप्तपर्णा। तो याद रखना भाई, महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की जो कविताएं हैं जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित थी, वो थी सप्तपर्णा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सप्तपर्णा में महादेवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद किया है। महादेवी वर्मा के बहुत प्रमुख रचनाएं जो रही है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये रही है साथियों। तो जो सप्तपर्णा रचना है महादेवी वर्मा की, वो ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका हिंदी काव्य अनुवाद इसमें संकलित किया गया है सप्तपर्णा में। महादेवी वर्मा कृत जो यामा है उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। तो यामा में जो है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत का संकलन है। और यामा काव्य संग्रह पर जो महादेवी वर्मा है उनको 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था साथियों। तो याद रखिए, जो महादेव वर्मा है उनको यामा काव्य संग्रह पर 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों ध्यान रखिएगा। अब अगला वीडियो जो आएगा साथियों वो क्वेश्चन नंबर 321 से हम लोग शुरू करेंगे।
तो मित्रों निश्चित रूप से आप वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। पहले आप टॉपिक पढ़िए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है साथियों, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को और चैनल से जुड़िए। यहाँ पर हर प्रकार के क्वेश्चन और हर प्रकार के नोट्स मैं आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। निश्चित रूप से फायदा होगा साथी। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ भी हो, कि एवीएस की टीजीटी पीजीटी हो या किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम हो, जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है मित्रों, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। विश्वास के साथ पढ़िए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।